नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में जिसका नाम है नो द लॉ। दोस्तों, पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था सब इंटर रिलेशनशिप और डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बारे में। आज मैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का लेक्चर 2 कवर करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको कंडीशंस ऑफ मैरिज बताऊंगा। ये सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में आता है। तो चलिए देखते हैं इसका सेक्शन 5 क्या कहता है। A marriage may be solemnized between two Hindus if the following conditions are fulfilled, namely मतलब दो हिंदुओं के बीच में अगर शादी होना है तो कुछ कंडीशंस बताए गए हैं, वो सेक्शन 5 में कवर किए गए हैं। उस सेक्शन 5 में कुछ कंडीशंस है, उसके बारे में हम देखते हैं। कंडीशन 1, नीदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। किसी भी पार्टी का, इधर वो हस्बैंड हो और वाइफ हो, इधर मेल हो और फीमेल हो, अगर उसका एट द टाइम ऑफ मैरिज अगर कोई पहले से ही स्पाउस हो, कोई हस्बैंड या वाइफ हो, तो वो शादी नहीं कर सकता है। सेकेंड, at the time of marriage neither party is incapable of giving a valid consent to in consequence of unsoundness of mind। मतलब अगर कोई भी पार्टी कंसेंट, शादी के लिए कंसेंट, यहाँ कंसेंट का मतलब है शादी के लिए कंसेंट, कंसेंट देने में इनकेपेबल हो ड्यू टू द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, क्योंकि उसका अनसाउंड हो, अनसाउंड माइंड का हो, तो उस वजह से अगर वो कंसेंट देने के लिए इनकेपेबल हो। दो कैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच अ काइंड और टू सच एन एक्सटेंट टू बी अनफिट फॉर द मैरिज एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड। अब इसी में थोड़ा इसको एलोबरेट करते हुए इसमें बताया गया है कि पहला जो हमने पढ़ा कि अगर वो वैलिड कंसेंट देने के लिए इनकेपेबल हो, अब इसमें ये कह रहा है कि दो कैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट, अगर वो वैलिड कंसेंट देने के लिए कैपेबल हो, मतलब उसको समझ में आ रहा है कि कंसेंट क्या है, लेकिन फिर भी वो कंसेंट दे रहा है। अगर उसके बाद भी, कंसेंट देने में कैपेबल होने के बाद भी, अगर वो किसी भी तरह का मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा हो, तो वो मैरिज मतलब उसको हम आगे चैलेंज कर सकते हैं। तो ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंडीशन। अब देखते हैं थर्ड वन, हैज बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी। अगर उसको बीच बीच में इंसैनिटी का अटैक आ रहा हो, तो ये जो 3 कंडीशन है, ये सब कंडीशन है सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 के। अब जो इसका थर्ड कंडीशन है सेक्शन 5 का, वो हम देखते हैं। द ब्राइड ग्रूम हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 एंड ब्राइड हैज 18। मतलब ब्राइड ग्रूम का, दूल्हे का, हस्बैंड का जो एज होना चाहिए वो 21 होना चाहिए मिनिमम एज शादी करने के लिए, और जो फीमेल है उनका एज 18 होना चाहिए। प्रीवियसली थोड़ा डिफरेंट था। प्रीवियसली अगर कुछ समय पहले तक हम देखें तो ये एज मेल कैटेगरी में 18 ईयर्स था और फीमेल कैटेगरी में 15 ईयर्स था, लेकिन इसको अमेंड किया गया। इसी का फोर्थ वन देखते हैं। द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप अनलेस द कस्टम और यूसेज गवर्निंग देम द गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स टू मैरिज बिटवीन द टू। मतलब वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के डिग्रीज में नहीं आने चाहिए। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, आप पिछले लेक्चर में जाके उसको समझ सकते हैं कि कुछ डिग्रीज होते हैं जिसमें रिलेशनशिप हम नहीं बना सकते क्योंकि वो प्रोहिबिटेड होते हैं। वो डिग्रीज क्या है, वो सेक्शन 3 सबसेक्शन जी में बताया गया है डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बारे में। आप मेरे पिछले वीडियो में आप वो देख सकते हैं कि क्या क्या आता है, क्या क्या रिलेशनशिप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आता है। अब जो फिफ्थ वन है वो है द पार्टीज आर नॉट सपिंडाज ऑफ ईच अदर। अब इसमें क्या है, जो फिफ्थ कंडीशन है वो इसमें ये कह रहा है कि पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे के सपिंडाज नहीं होने चाहिए। सपिंडाज भी मैंने पिछले लेक्चर में कवर किया था, आप वहाँ से समझ सकते हो। आपको हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का लेक्चर 1 जो मैंने बनाया था, कुछ दिन पहले अपलोड किया था, उसमें सपिंडा और डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप को मैंने कवर किया था। उसमें आप समझ सकते हो ये दोनों क्या है। तो दीज आर द 5 कंडीशंस जो कि होने चाहिए एक वैलिड मैरिज के लिए। पहला कंडीशन मैंने आपको बताया कि नीदर पार्टी हैज ए स्पाउस लिविंग। किसी का भी पति या पत्नी, अगर वो पति है तो उसकी पत्नी जिंदा नहीं होनी चाहिए, अगर वो पत्नी है तो उसके पति जिंदा नहीं होने चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज। सेकेंड वन को फर्दर 3 में डिवाइड किया गया था।
एट द टाइम ऑफ मैरिज, और ये पार्ट जो है इंसैनिटी के ऊपर है, माइंड के ऊपर है कि अगर वो दिमाग से सही हो तो, इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट। पहला जो था वो अगर वो कंसेंट देने के लिए इनकेपेबल हो। सेकंड वन कि अगर वो कंसेंट देने के लिए कैपेबल हो फिर भी वो मतलब प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड या फिर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड हो या फिर मेंटल डिसऑर्डर हो, किसी भी चीज़ के लिए अनफिट हो, तो उसमें भी ये कंडीशन लगाया गया है कि वैलिड मैरिज के लिए ये नहीं होना चाहिए। अगर ये ऐसा होता है तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। अगर धोखे से अगर आपकी शादी करवा दी गई हो तो आप इस चीज़ को चैलेंज कर सकते हैं। हैज बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट इंसैनिटी अटैक्स, अगर उसको इंसैनिटी का अटैक आ रहा हो। तो ये 3 चीज़ें हैं जो सब सेक्शन 2 में कवर की गई हैं। थर्ड वन में एज के बारे में बताया गया है। फोर्थ वन, नॉट विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, मतलब जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के डिग्रीज में नहीं आने चाहिए। एंड द फिफ्थ वन इज द सपिंडा, दे आर नॉट टू बी सपिंडा, वो सपिंडाज नहीं होने चाहिए। दोस्तों इन सभी कंडीशंस में एक चीज़ ध्यान रखा जाए कि इनमें कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं, जिनमें शेड्यूल ट्राइब्स को हटाया गया है क्योंकि उनके कस्टम्स अलग होते हैं, वो अपने कस्टम्स के हिसाब से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 5 जो कंडीशंस है, अब इनको थोड़ा विस्तार में समझते हैं। जो पहला कंडीशन है वो हमें मोनोगेमी या बाइगेमी के बारे में बता रहा है, मतलब इधर द टाइम ऑफ द मैरिज किसी का भी स्पाउस अगर जिंदा हो तो उसके बारे में बता रहा है। तो अगर किसी का स्पाउस अगर जिंदा होने के बावजूद, वैलिड मैरिज होने के बावजूद अगर स्पाउस दूसरी शादी करता है तो वो बाइगेमी या पॉलीगेमी में आता है। अगर एक से ज़्यादा शादी करते हैं तो पॉलीगेमी, 2 शादियाँ होती हैं तो बाइगेमी। तो पॉलीगेमी या फिर बाइगेमी पर जो है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो एब्सोल्यूट बार लगाता है, मतलब ये हमारे प्रोविज़न में, हमारे कस्टम में, हमारे रीति रिवाज में है ही नहीं। हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग आप कर ही नहीं सकते एक से ज़्यादा दो शादियाँ। इधर कोई भी सिचुएशन हो, अगर आपके स्पाउस जिंदा हैं तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। और अगर वो जो स्पाउस पहली शादी हुई थी अगर वो वैलिड शादी है तभी, अगर वो वॉइड होती है तो वो कंडीशन अलग होता है। अब अगर ऐसा कोई करता है, अगर कोई शादी करता है, बाइगेमी या पॉलीगेमी करता है, तो उस केस में क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इस चीज़ के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि अगर एक वैलिड मैरिज है, सपोज ए और बी ने शादी की, सभी रिचुअल के अकॉर्डिंग, हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग शादी की और उनकी मैरिज बिल्कुल वैलिड है, रजिस्टर्ड मैरिज है, वैलिड मैरिज है, कहीं से भी वॉइड या वॉइडेबल नहीं होगा। लेकिन अगर फर्स्ट वैलिड मैरिज होने के बावजूद स्पाउस जो है वो दूसरी शादी करता है तो वो 5(1) को मतलब 5(1) को इग्नोर करके करता है, सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 को इग्नोर करके करते हुए करता है, क्योंकि उस वक्त जब वो दूसरी शादी कर रहा है उसकी स्पाउस जिंदा है, उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड जिंदा है और उन्होंने वैलिड शादी की थी। तो उस केस में क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये सेक्शन 11 में बताया गया है। उसको समझते हैं क्या है। वॉइड मैरिज, अगर कोई वैलिड मैरिज होने के बावजूद दूसरी शादी करता है तो उसको दूसरी शादी को वॉइड मैरिज कहा जाएगा। एनी मैरिज सोलमनाइज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी नल एंड वॉइड एंड मे ऑन ए पिटिशन प्रेजेंटेड बाय ईदर पार्टी देयरटो अगेंस्ट द अदर पार्टी बी सो डिक्लेयर्ड बाय डिक्री ऑफ नलिटी if it contravenes any of the one of the conditions specified in clause 1, 4 and 5 of the section 5। मतलब सेक्शन 11 में ये कहा गया है कि अगर सेक्शन 5 सब सेक्शन 1, 4 और 5 को कॉन्ट्रावीन अगर कोई इंसान करता है तो उसकी शादी वॉइड होगी, नल एंड वॉइड होगी। अब सेक्शन 1, 4 एंड 5 क्या कह रहा था? सेक्शन 1, 4 एंड 5 ये कह रहा था कि 1 कह रहा था कि शादी के वक्त अगर उसकी स्पाउस जिंदा हो, वैलिड शादी के और वो वैलिड शादी हो, और 4 ये कह रहा था कि नॉट विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, अगर वो डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के डिग्रीज में नहीं होने चाहिए। तीसरा, पार्टीज आर नॉट सपिंडाज, सपिंडाज नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर ये तीनों कंडीशन, तीनों ईदर ऑफ द वन, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक साथ ही हो, ईदर ऑफ द वन, ईदर 1, 4 और 5, अगर एक भी हो या दो हो या तीनों, ये तीनों कंडीशन अगर या फिर एक भी हो, अगर ये लाई करता है तो वो शादी वॉइड, नल एंड वॉइड कहलाएगी। और दूसरी तरफ हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 17 जो कि बाइगेमी को पनिश करता है, तो उसके बारे में बताया गया है। इसको पढ़ते हैं। एनी मैरिज बिटवीन टू हिंदू सोलमनाइज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट इज वॉइड इफ
at the date of such marriage either party had a husband or wife living at the provision of सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ आईपीसी। मतलब अगर बाइगेमी कोई करता है तो उसको प्रोजिक्यूट किया जाएगा 494 और 495 आईपीसी के अकॉर्डिंग। तो 494 और 495 आईपीसी क्या कहता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। 494 आईपीसी ये कह रहा है कि मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। अगर दोबारा शादी करता है जब उसका हस्बैंड या फिर वाइफ जिंदा हो, अगर कोई पर्सन दोबारा शादी करता है तो उसमें क्या होगा ये देखते हैं। whoever having a husband or wife living marriage in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life of such husband or wife shall be punished with imprisonment either description for a term which may extend to 7 years or shall be liable to fine। मतलब इसमें 7 साल की सजा है और फाइन भी लग सकता है। अगर कोई शादी करता है, बाइगेमी करता है, दूसरी शादी करता है, पहली वैलिड शादी के बावजूद अगर वो कोई दूसरी शादी करता है तो उस पर 7 साल की सजा है और फाइन भी लगाया जा सकता है। उसी तरह से 495 10 साल की सजा बताता है, लेकिन इसमें 10 साल क्यों है इसके बारे में समझते हैं। क्योंकि ये कंसीलमेंट की बात कह रहा है कि आपने ए ने शादी कर ली, ए की एक शादी है, ए और बी की शादी हो रखी है, फिर दोबारा से ए ने सी से शादी कर ली और सी को नहीं बताया कि उसकी ऑलरेडी बी से शादी हो चुकी थी। बाद में जाके सी को अगर पता चलता है कि ए की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी बी के साथ, तो वो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट हुआ। तो वो इस सेक्शन के अंडर अगर पिटिशन फाइल होता है कोर्ट में तो उस जगह पे 10 साल की सजा होती है और फाइन भी होता है। दोस्तों बाइगेमी के ऊपर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग केस आया था जिसे हम सरला मुदगल केस के नाम से भी जानते हैं, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ था कि 3 हिंदू मेल थे, उन्होंने 3 मतलब फीमेल से शादी की थी, इंडिविजुअल शादी की थी। उसके बाद में उन्होंने अपना धर्म चेंज कर लिया था, रिलीजन चेंज कर लिया था, इस्लाम में फिर चले गए थे। उसके बाद इस्लाम में जाने के बाद उन्होंने जो मेल थे उन्होंने फिर से शादी की मुस्लिम लड़की से जो कि ऑल्सो कन्वर्टेड थी हिंदू से मुस्लिम। तो इस केस में ये क्योंकि रिलीजन चेंज हुआ और हिंदू में अलाउड नहीं है लेकिन मुस्लिम में तो अलाउड है शादी करना, तो इस केस में क्या सेकंड शादी अवॉइड होगी या नहीं होगी। तो इस केस में काफ़ी इंटरेस्टिंग डिसीजन आया था कोर्ट का कि आपने पहली जो शादी की थी वो हिंदू रीति रिवाज के साथ की थी, तो वो ख़त्म भी हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग ही होगी। तो अगर आपने इस्लाम अपना रिलीजन चेंज भी कर लिया तो भी वो वैलिड शादी ही कहलाएगी और वो जो आपकी वाइफ थी, प्रीवियस वाइफ थी, दे कैन फाइल द पिटिशन टू प्रोसिक्यूट यू। मतलब वो पिटिशन फाइल कर सकती है आपके अगेंस्ट, क्योंकि आपकी जो शादी हुई थी पहले वो हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग हुई थी जिसमें दूसरी शादी अलाउड नहीं है। तो जब आपकी शादी हुई थी आप हिंदू थे, बाद में आप इस्लाम चेंज हुए, तो उससे क्या करना। अब दोस्तों सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 में मेंटल हेल्थ के बारे में बताया गया है कि अगर मेंटल हेल्थ किसी इंसान का सही नहीं हो और वो शादी करता है तो वो वैलिड शादी नहीं कहलाती है। तो इसमें भी कुछ रीज़न दिए गए हैं उसको, क्योंकि क्या होता है कि आपने कंसेंट नहीं दे दिया, किसी इंसान इंसान से शादी कर लिया या फिर उसको इंसैनिटी के दौरे आ रहे हो, और इंसैनिटी तो आपको भी पता है कि इंसैनिटी तो हर जगह माफ़ है। अगर आप इंसैनिटी में किसी का मर्डर भी कर दो या कुछ कोई भी क्राइम कर दो तो आपकी ट्रीटमेंट होती है, ना कि आपको सज़ा दी जाती है। तो इस चीज़ को लेके किसी की लाइफ रिस्क में ना दी जाए इसलिए इस चीज़ को मना किया गया है कि आप इनसेन लोगों की शादी ना करवाएं। क्योंकि एक रीज़न इसका ये भी है कि इनसेन लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि हाउ टू प्रोक्रिएट अ चाइल्ड। चाइल्ड प्रोक्रिएशन क्या होता है, या तो उनकी नज़र में ये गंदा होता है या तो कुछ और कह लें, मतलब दे डोंट नो द प्रोसेस या फिर जो भी हो। तो इस वजह से उनको समझाना, क्योंकि उनके दिमाग में कहीं न कहीं इंसैनिटी, काफ़ी तरह की इंसैनिटी होती है, या तो वो बचकानी होती है या फिर गुस्से वाली होती है, या फिर हर चीज़ को, किसी चीज़ को अगर ज़्यादा किसी को गुस्सा आ रहा हो तो उसे इनसेन कहा जाएगा। अगर दिमाग बचपन का है, दिमाग डेवलप नहीं हुआ है, मैच्योर नहीं हुआ है तो उसे इनसेन कहा जाएगा। तो इस वजह से इस चीज़ को वन ऑफ द कंडीशन माना गया है कि अगर कोई इंसान इनसेन है तो उसकी शादी ना करवाई जाए, उसको पहले ट्रीटमेंट करवाई जाए, रिपोर्ट लिया जाए, अगर वो ठीक सही होते हैं तो उसके बाद उसकी शादी करवाई जाए। तो इसलिए ये सेक्शन लाया गया है कि अगर कोई इंसान से शादी की जाए तो उस शादी को आप ख़त्म करवा सकते हो, अवॉइड करवा सकते हो।
वॉइड और वॉइडेबल मैरिज के बारे में हम आगे में बात करेंगे विस्तार से कि इसमें क्या-क्या आता है, क्या-क्या नहीं आता है। इसके अलग सेक्शन है, उसको हम कवर करेंगे। सेक्शन 12 है जो कि हम कवर करेंगे, वॉइडेबल मैरिज के बारे में बताया गया है। अ, और उससे पहले जो इसी का सेक्शन 5 है, सेक्शन 5 का सबसेक्शन 3 जो अ, आपका कंडीशन ऑफ मैरिज एक्ट एज के बारे में बताया गया है। इसमें मैरिज एज के बारे में जो मेल का एज 21 ईयर्स और फीमेल का एज 18 ईयर्स बताया गया। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये पहले मेल का एज 18 ईयर्स था, इसको बाद में बढ़ा के 21 ईयर्स किया गया। और फीमेल का एज जो कि पहले 15 ईयर्स था, उसे बाद में बढ़ाकर 18 ईयर्स बनाया गया है ड्यू टू द एक्जिस्टेंस ऑफ द शारदा एक्ट, द चाइल्ड मैरिज रेजिस्टेंस एक्ट 1929। इसके आने की वजह से इनको इन एजेस को बढ़ा दिया गया। सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 एंड 5 में डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में अगर कोई शादी आता है और या फिर सपिंडा रिलेशनशिप में 2 लोग आते हैं तो उस शादी को मतलब वॉइड बताया गया है, क्योंकि ये वन ऑफ द कंडीशन है फॉर मैरिज का। क्योंकि अगर कोई भी इंसान प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी करता है या फिर सपिंडाज आपस में शादी करते हैं तो वो वॉइड मैरिज कहा जाता है। तो इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उस वीडियो में आप गो थ्रू कर लें, आपको इसके बारे में समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा कहा गया है। आपस में ब्लड रिलेशन में शादी नहीं करनी चाहिए, ये सपिंडा का रूल है। और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में भी कुछ डिग्रीज है, जैसे जो सपिंडा होते हैं उनके भी हस्बैंड या वाइफ से भी शादी नहीं कर सकते, इसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों आज जो हमने कवर किया वो कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज के बारे में कवर किया इस टॉपिक में। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया। अगर किसी तरह का आपका कोई भी सवाल हो इस टॉपिक के रिगार्डिंग या फिर आप किसी टॉपिक पे किसी चीज़ पे क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस पर एक वीडियो बना दूँगा आपके लिए, या फिर हो सके तो आपसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करूँगा। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी सजेशन देना हो तो आप नीचे कमेंट पे दे सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखते रहने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक मेरा वीडियो पहुंच सके। मेरा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज है, उन्हें भी आप लाइक करें। चलिए दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।